नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की, जहां पे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू और इन सारे इक्वेशन को हम विद रैशनल सॉल्व करने वाले हैं। तो अप्रोच करवा दीजिए मैक्सिमम लोगों को, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके और एक बेहतरीन उज्जवल भविष्य जो है उसका निर्माण कर सके। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। While caring for a client following a Whipple procedure, the licensed practice nurse noticed that the drainage has become bile-tinged and has increased over the past hour. The licensed practice nurse should क्या किया मरीज में? विपल प्रोसीजर किया। विपल प्रोसीजर क्या होता है? तो पेनक्रियाज का जो हेड है उसको रिमूव करना विपल प्रोसीजर के अंदर आता है। तो विपल प्रोसीजर करने के बाद में उस साइड से क्या हो रहा है? ड्रेनेज हो रहा है और वो ड्रेनेज जो है वो बाइल टिंग्ड है, मतलब ड्रेनेज जो कंटेंट है उसमें बाइल बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर है और पिछले घंटे में पास्ट ओवर के अंदर ये इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, मतलब ड्रेनेज जो है वो इंक्रीज हुआ है, एक्सेस हुआ है। मरीज पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में आया, उसमें ड्रेनेज वहां पे प्रेजेंट है, वो ड्रेनेज बाइल टिंग्ड हो गया है और लास्ट 1 आवर के अंदर ये ड्रेनेज जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या वहां पे इंपॉर्टेंट एक्शन लेंगे। फर्स्ट है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट। सेकंड है इरिगेट द ड्रेनेज ट्यूब विद 10 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। थर्ड है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट सक्शन। और लास्ट है नोटिफाई द रजिस्टर्ड नर्स रिगार्डिंग चेंजेस इन द ड्रेनेज, विच इज द करेक्ट वन। फटाफट से जवाब लिखिएगा। विपल प्रोसीजर के बाद में बाइल टिंग्ड ड्रेनेज आ रहा है जो कि पिछले 1 घंटे में बढ़ा है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो 1 घंटे में बढ़ा है उसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे। फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा कि जो बाइल टिंग्ड ड्रेनेज हुआ है और 1 घंटे में बढ़ा है, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। जो अपेयरेंस होती है नॉर्मली ड्रेनेज की, इंक्रीज ड्रेनेज की, वो क्लियर और कलरलेस होना चाहिए, है ना। अगर वो बाइल टिंग्ड है तो इंडिकेट करता है कि लीकेज हो रहा है वहां पे, है ना। जो एनास्टोमोसिस साइट है, जो आपने प्रोसीजर किया है, वहां पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? लीकेज हो रहा है और उसकी वजह से बाइल टिंग्ड हो रहा है। बाकी नॉर्मली वो कैसा होना चाहिए? क्लियर और कलरलेस होना चाहिए। तो बाइल टिंग्ड इंडिकेट करता है कि वहां पे एनास्टोमोसिस साइट से लीकेज हो रहा है। अब वहां पे लीकेज हो रहा है तो आपको क्या देना पड़ेगा? इमीडिएट अटेंशन देनी पड़ेगी और आपको तुरंत नोटिफाई करना पड़ेगा रजिस्टर्ड नर्स को ये चेंजेस ड्रेनेज के अंदर। ये लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स है तो इसके ऊपर की जो हायर अथॉरिटी है वो रजिस्टर्ड नर्स है, तो उसको तुरंत रजिस्टर्ड नर्स को नोटिफाई करना पड़ेगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कंडीशन है वो जब तक वर्सन नहीं होती है, मतलब जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट, तो कंडीशन और वर्सन हो जाएगी। तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होती तो सिर्फ डॉक्यूमेंट करते, ये तो अबनॉर्मल है और कोई चीज अबनॉर्मल है तो उसको डॉक्यूमेंट करने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ न कुछ एक्शन वहां पे लेना पड़ेगा। तो ये एक खोटा जवाब हो गया। इरिगेट कर देंगे 10 ml नॉर्मल सलाइन से, जो बी ऑप्शन में है, और डिक्रीज कर देंगे अमाउंट ऑफ इंटरमीडिएट सक्शन को। ये दोनों ही चॉइस जो है वो फिजिशियन के ऑर्डर के बिना परफॉर्म नहीं हो सकती, तो ये दोनों ही खोटे जवाब है। तो ए, बी और सी तीनों ही इनकरेक्ट है, तीनों ही खोटे हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि अपना पहला एक्शन क्या होगा कि वी हैव टू नोटिफाई टू द रजिस्टर्ड नर्स रिगार्डिंग द चेंजेज ऑफ ड्रेनेज। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with acquired immunodeficiency syndrome tell the nurse that the regularly takes Ichinaka to boost his immune system. The nurse should tell the client that एड्स का पेशेंट है और वो बता रहा है कि वो रेगुलरली कुछ ये चीज ले रहा है, इसको इचिनाका के नाम से ये जानते हैं, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इनटेक कर रहा है। तो आप क्या बताएंगे क्लाइंट को, है ना, क्या बताएंगे क्लाइंट को? फर्स्ट है हर्बल्स कैन इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ एंटीवायरल मेडिकेशन। सेकेंड है सप्लीमेंट्स हैव प्रूवन इफेक्टिव इन प्रोलॉन्गिंग लाइफ। थर्ड है हर्बल हैव बीन शोन टू डिक्रीज द वायरल लोड। और लास्ट है सप्लीमेंट्स अपीयर टू प्रिवेंट रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस।
4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। मरीज एचिनाका ले रहा है कुछ जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, ऐसा मरीज सोचता है, तो आप उसको क्या इंपॉर्टेंट जो है आप उसको सजेशन देंगे, ये आपको यहाँ पे जवाब देना है। हर्बल है ना, ये एचिनाका जो है कि हर्बल है ना, तो हर्बल के बारे में आप क्या मरीज को समझाएंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। हर्बल जो है, याद रखिएगा, हर्बल जो है इंटरफेयर करता है एंटीवायरल मेडिकेशन से। एड्स का ट्रीटमेंट है एआरटी, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, और हर्बल मेडिकेशन जो है वो एआरटी के साथ में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और एआरटी के एक्शन को गड़बड़ कराएगा। तो जो एंटीवायरल मेडिकेशन का जो एक्शन है उसके साथ में इंटरफेयर करेगी एचिनाका, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए मरीज ले रहा था, तो ये हर्बल इंटरफेयर करती है एंटीवायरल ड्रग्स के साथ में। तो ए यहाँ पे बिल्कुल सही आपका जो है एक्शन है कि आप मरीज को समझाएंगे कि हर्बल जो है वो सब इंटरफेयर करेगी आपके एंटीवायरल मेडिकेशन के साथ में। बी, सी और डी तीनों ही एक्शन, तीनों ही जो आंसर है वो खोटे हैं, क्योंकि ये ना तो प्रोलॉन्गिंग करती है लाइफ को, ना ये वायरल लोड को डिक्रीज करती है और ना ये रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करती है, तो ये खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ एंटीवायरल मेडिकेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client receiving chemotherapy has Sjogren syndrome। मरीज कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है और जोग्रन सिंड्रोम पेशेंट को हो गया है। जोग्रन सिंड्रोम ये एक बीमारी हुई है, पेशेंट को सिंड्रोम हुआ है, कीमोथेरेपी मरीज रिसीव कर रहा है, जोग्रन सिंड्रोम पेशेंट को हो गया है। द नर्स कैन हेल्प रिलीव द डिस्कम्फर्ट कोज बाय जोग्रन सिंड्रोम बाय। जोग्रन सिंड्रोम से होने वाले डिस्कम्फर्ट के रिलीव के लिए नर्स क्या करेगी? कीमोथेरेपी के मरीज को जोग्रन सिंड्रोम हुआ है, तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि जोग्रन सिंड्रोम होता क्या है, और अगर आपको जोग्रन सिंड्रोम का आइडिया रहेगा तो आप इस मरीज का जो है ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट एक्शन जो है वो ले पाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन दिया जा रहा है प्रोवाइडिंग कूल एंड नॉन कार्बोनेट बेवरेजेस, सेकंड है इंस्टिलिंग आई ड्रॉप, थर्ड है एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब एंटी एमेटिक, और फोर्थ है प्रोवाइडिंग स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जोग्रन सिंड्रोम क्या होता है। तो जोग्रन सिंड्रोम जो होता है, इसके अंदर मरीज जो है उसमें प्रॉब्लम होती है, ड्राइनेस हो जाती है आई की। जोग्रन सिंड्रोम जो है उसमें आई में क्या होता है, ड्राइनेस देखने को मिलता है। मरीज की कंप्लेन रहती है कि उसकी आंख जो है वो ड्राई फील हो रही है उसको, तो ड्राई आई जो है वो जोग्रन सिंड्रोम में देखने को मिलेगी। अब मरीज की आई ड्राई हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट अब क्या रहेगा इन 4 में से? बहुत आसान है जवाब देना। तो मेरे कहने का मतलब था कि अगर आपको जोग्रन सिंड्रोम का मतलब पता है कि कीमोथेरेपी से जो जोग्रन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें आई का ड्राइनेस होता है, और अगर आपको यह पता है कि आई का ड्राइनेस होता है तो आपको आई ड्रॉप इंस्टॉल करना है जो आई के ड्राइनेस को, प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है और उसको ठीक करता है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वी हैव टू इंस्टॉल आई ड्रॉप। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। एंटीएमेटिक, नॉन कार्बोनेट बेवरेजेस और स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील यहाँ पे जवाब नहीं बनेगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंस्टॉलिंग आई ड्रॉप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन इन द क्लाइंट विद ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर वाले मरीज में कौन सा सिम्टम कॉमन है? ड्यूडिनल अल्सर, एक पेशेंट है जो सफर कर रहा है ड्यूडिनल अल्सर से। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ड्यूडिनल अल्सर वाले मरीज में कॉमन सिम्टम क्या रहेगा, ये आपको जवाब देना है। कॉमन सिम्टम, फर्स्ट है वॉमिटिंग शॉर्टली आफ्टर ईटिंग, सेकंड है एपिगेस्टिक पेन फॉलोइंग मील्स, थर्ड है फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ डायरिया, और फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरीज जो है उसको ड्यूडिनल अल्सर है, तो कौन सा सिम्टम कॉमनली देखने को मिलेगा ड्यूडिनल अल्सर के अंदर? फटाफट से जवाब लिखिएगा, ड्यूडिनल अल्सर का कॉमन सिम्टम। कॉमन सिम्टम देखो, ऑप्शन ए लिखा हुआ है वोमिटिंग शॉर्टली आफ्टर ईटिंग, और ऑप्शन बी लिखा हुआ है एपिगेस्टिक पेन फॉलोइंग मील। तो खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में दर्द होना और उल्टी होना गैस्ट्रिक अल्सर के साइन है। खाना खाने के बाद में दर्द होना और उल्टी होना गैस्ट्रिक अल्सर के साइन है, तो ये तो ड्यूडिनल अल्सर का साइन ही नहीं है, ये किसका साइन है? गैस्ट्रिक अल्सर का। तो ए और बी जवाब नहीं बन सकते, क्योंकि वोमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड एपिगेस्टिक पेन फॉलोइंग मील जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर को इंडिकेट करता है। ऑप्शन सी में लिखा है फ्रीक्वेंट बाउट्स ऑफ डायरिया, तो डायरिया जो है वो कंप्लेन गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर से संबंधित नहीं है ना, डायरिया इन बीमारियों में नहीं होता, इसलिए सी भी क्या हो गया, खोटा जवाब। जब ए, बी और सी तीनों ही इनकरेक्ट है तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल। इसको मेलेना के नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? मेलेना।
और स्टूल के अंदर ब्लड की प्रेजेंस होना, मेलेना जो सिम्टम है वो किससे संबंधित है, ड्यूडिनल अल्सर से संबंधित है, ये ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेलेना ड्यूडिनल अल्सर का इंपॉर्टेंट और कॉमन सिम्टम वहां पे देखने को मिलेगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ये आप जब टाइप करेंगे तो आपको एक ऐप दिखेगा वहां पे, 5 स्टार रेटिंग वाला ऐप, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप है। इस ऐप को आप इंस्टॉल करना ना भूलें, ऐप को रेटिंग देना ना भूलें, और इस ऐप को रेटिंग करने के अलावा आप अपना कमेंट, अपना व्यू पॉइंट ऐप के बारे में जरूर रखें। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो आपके लिए मददगार बनेगा इन फ्यूचर एग्जाम्स के अंदर। यहाँ पे तरह तरह के एमसीक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे खूब सारे वीडियो लेक्चर ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो एमसीक्यूज है, जो वीडियो लेक्चर है, उसको सुनने और उसको समझने और उसको देखने के लिए आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप आपको फ्यूचर के अंदर बहुत मददगार बनेगा और आपको डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट के अंदर आपकी मदद करेगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के अलावा इस ऐप को रेटिंग कर देनी है और जुड़ जाइए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से, जहां पे आपको एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। 1 फरवरी इवनिंग बैच 2:30 से शुरुआत हो रहा है, 2:30 टू 5:30 इसका टाइम पीरियड है। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी लहरिया स्वीट होम के सामने, न्यू पाली रोड, जोधपुर। सिंपल सा एड्रेस है, अप्रोच कर लीजिए। 2 दिन का फ्री डेमो क्लास है, 1 और 2 फरवरी 2 दिन का फ्री डेमो क्लास है। डेमो क्लास में आइए, देखिए, परखिए, जांचिए और ये विश्वास बनाइए खुद का कि क्या नोवल टीम आपको उस टारगेट तक पहुंचा सकती है जिसके लिए वो आपको अप्रोच कर रही है। एम्स, नॉरसेट, ईएसआईसी मेन इंपोर्टेंट टारगेट है हमारा एट प्रेजेंट। इसके अलावा आरआरबी, बीएचयू, सीआरपीएफ, जीएमसीएच, डीएसएसबी, निम्हांस, पीजीआई, सीएचओ, इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म लेके आया है आप लोगों के लिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट टीम। आप जुड़ जाइए और एक अपने बेहतरीन भविष्य की सुखद कामना करते हुए आप अपने भविष्य की तरफ बढ़िए नोवल टीम के साथ। ऐप को इंस्टॉल करें और ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी 1 और 2 फरवरी डेमो क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा और जुड़ जाइए एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म से। तो ये 2 काम आपको करने हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा द फिजिशियन हैज प्रेस्क्राइब ए फ्लूटिकासोन, फ्लोवेंट के नाम से आता है, फ्लूटिकासोन इनहेलर जो है वो प्रेस्क्राइब किया एक पेशेंट को। ये 2 पफ मरीज को लेना है दिन में 2 बार, जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, मरीज को सीओपीडी वाली बीमारी है, और सीओपीडी वाले मरीज को एक फ्लूटिकासोन का स्प्रे इनहेलर जो है वो प्रेस्क्राइब कर दिया, दिन में 2 बार लेना, 2-2 पफ, ये उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू रिपोर्ट, कौन सी चीज मरीज को रिपोर्ट करने का बोलेगी। मतलब साहब आप जब ये दिन में 2 बार फ्लूटिकासोन का 2 पप ले रहे हो सीओपीडी वाले मरीज को, तो क्या ऐसा मरीज में प्रॉब्लम मिलेगा कि उसको तुरंत रिपोर्ट करने की जरूरत है। फर्स्ट है इंक्रीज वेट, सेकंड है सोर थ्रोट, थर्ड है डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, और फोर्थ है चेंजेस इन मूड। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। कौन सा सिम्टम जो है वो मरीज में देखने को मिलेगा तब आप तुरंत रिपोर्ट करने का बोलेंगे। फ्लूटिकासोन नेजल इनहेलर मरीज को प्रेस्क्राइब किया गया है, कौन सी चीज आप रिपोर्ट करने का बोलेंगे। सबसे पहले आपको फार्मेकोलॉजी की इस ड्रग के बारे में खास बात जो पता होनी चाहिए वो ये है कि फ्लूटिकासोन दवाई जो है वो एक स्टेरॉइड मेडिकेशन है। कैसी दवाई है, स्टेरॉइड मेडिकेशन। तो स्टेरॉइड मेडिकेशन के एडवर्स जो साइड इफेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। जब आप स्टेरॉइड मेडिकेशन ले रहे हैं तो इसके एडवर्स इफेक्ट पता होना चाहिए, और आपको ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी मरीज स्टेरॉइड ले रहा है इनहेलर फॉर्म के अंदर, वो थ्रू माउथ जो है मरीज के जो है मरीज इनहेल करता है ना, माउथ के थ्रू पप, जो भी पप लेता है वो माउथ के थ्रू लेता है और उसको इनहेल करता है। तो ये जो स्टेरॉइड मेडिकेशन है, ये दवाई जो है वो ओरल एरिया के अंदर लग जाती है, और जब ये ओरल एरिया में लग जाती है तो वहां पे ये इन्फेक्शन करती है, फंगस ग्रोथ हो जाती है। कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो फंगल ग्रोथ जो है वो ओरल एरिया के अंदर देखने को मिलती है, और ओरल एरिया में जब फंगल ग्रोथ होती है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो ओरल म्यूकोसा जो है उसमें व्हाइट कलर के पैचेज बन जाते हैं। ओरल म्यूकोसा में व्हाइट कलर के क्या बन जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं।
स्टेरॉइड दवाई से वजन बढ़ जाता है, स्टेरॉइड दवाई से स्लीपिंग में डिफिकल्टी होने लग जाती है और मरीज के मूड के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। ये सब चीजें स्टेरॉइड दवाई के एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड चीज होती है, मतलब अगर मरीज का वजन बढ़ रहा है, मरीज का स्लीपिंग में डिफिकल्टी है, चेंजेस इन मूड है, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो एडवर्स प्रॉब्लम है, जो ओरल एरिया का प्रॉब्लम है, उसको तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें स्टेरॉइड बंद करना पड़ेगा। ए, सी और डी वो इंडिकेशन नहीं है जिसको रिपोर्ट करने की जरूरत है, लेकिन बी ऑप्शन जो लिखा हुआ सोर थ्रोट, ये तुरंत रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरल कैंडिडाइसिस, ओरल एरिया के अंदर फंगल इंफेक्शन हो गया है, जो स्टेरॉइड का थोड़ा खतरनाक एडवर्स इफेक्ट है, और उसको तुरंत रिपोर्ट करके वहां पे ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बी। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client treated for depression is admitted with a diagnosis of serotonin syndrome. मरीज है डिप्रेशन का और उसको ट्रीट कर रहे हैं हम, सीरोटोनिन सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है मरीज का, है ना। उसके लिए हमने मरीज को एडमिट किया, डिप्रेशन का मरीज है, एडमिट हुआ है सीरोटोनिन सिंड्रोम के साथ में, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था और उसको सीरोटोनिन सिंड्रोम हो गया, है ना। जो भी डिप्रेशन बीमारी होती है उसमें सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए जो मेडिकेशन हम देते हैं, है ना, तो अब उसकी वजह से सीरोटोनिन का लेवल ज्यादा हो गया, सीरोटोनिन सिंड्रोम हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर्स रिकॉग्नाइज दैट सीरोटोनिन सिंड्रोम कैन बी कॉज्ड बाय, सीरोटोनिन सिंड्रोम किसकी वजह से हुआ है ना। एज ए नर्स आपने रिकॉग्नाइज किया कि सीरोटोनिन सिंड्रोम किसकी वजह से हुआ है। फर्स्ट है कॉन्करेंट यूज ऑफ 2 SSRI, है ना, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के लगातार यूज करने से हुआ है। दूसरा है ईटिंग फूड दैट आर हाई इन टायरामिन, टायरामिन ज्यादा वाला फूड इंटेक करने से हुआ है। थर्ड है ड्रास्टिक डिक्रीज इन डोपामिन लेवल, डोपामिन का लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हुआ है। और लास्ट है यूज ऑफ मेडिकेशंस कंटेनिंग स्यूडो एफेड्रिन, स्यूडो एफेड्रिन कंटेंट वाली मेडिकेशन यूज करने से हुआ है। किस कारण से सीरोटोनिन सिंड्रोम हुआ है, यह आपको जवाब देना है यहाँ पे, यह आपको जवाब देना है सीरोटोनिन सिंड्रोम होने का रीजन क्या होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिप्रेशन के लिए मरीज का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको सीरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप हो गया है। डिप्रेशन के मरीज का जब ट्रीटमेंट चलता है, उसको जब सीरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप हो गया है, तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है, सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है वो SSRI सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दवाई जो है, उनके कॉन्करेंट यूज, 2 दवाइयों के कॉन्करेंट यूज से, साथ में यूज करने से सीरोटोनिन सिंड्रोम होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ए। कॉन्करेंट यूज ऑफ 2 सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसकी वजह से मरीज में क्या डेवलप हो गया, सीरोटोनिन सिंड्रोम, और उसकी कंडीशन क्या होगी, लीथल कंडीशन होगी। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये ईटिंग फूड दैट आर हाई इन टायरामिन, ये मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दवाई जो है, उसके साथ में कुछ पैक्ड फूड और ये चीजें यूज करने से होता है, और जिसमें मरीज में हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है, तो ये मायोस से संबंधित सिम्टम है। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम से संबंधित प्रॉब्लम होती है। जब डोपामिन का लेवल ड्रास्टिक डिक्रीज हो जाता है, तो एनएनएम, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट एनएमएस जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि स्यूडो एपिनेफ्रिन जो है वो मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर दवाई जो है, उसके यूज करने से हाइपरटेंशन वाली जो कंडीशन होती है, उसकी वजह से ये डेवलप होते हैं। तो बी, सी और डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज से संबंधित है, और ऑप्शन सी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इससे डेवलप होता है। लेकिन हमें सीरोटोनिन सिंड्रोम का पूछा, तो ऑप्शन ए वहां पे करेक्ट आंसर होएगा। और सिंपल सा कंसेप्ट है कि सीरोटोनिन वर्ड है तो सिलेक्टिव सीरोटोनिन से उसका संबंध बिठा दीजिएगा। SSRI की फुल फॉर्म ही सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होता है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client is admitted with suspected pernicious anemia. Which finding is common in the client with pernicious anemia? एक मरीज है जो एडमिट हुआ है और क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं हम, पर्निशियस एनीमिया। सवाल पूछ रहा है कि कौन सी कॉमन फाइंडिंग देखने को मिलेगी पर्निशियस एनीमिया के अंदर। मरीज एडमिट हुआ है पर्निशियस एनीमिया लेके, क्वेश्चन ने पूछा है कि पर्निशियस एनीमिया की कॉमन फाइंडिंग कौन सी देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है मरीज कंप्लेन कर रहा है फीलिंग टायर्ड एंड लिस्टलेस। सेकंड है मरीज कंप्लेन कर रहा है वैक्सी एंड पेल स्किन। थर्ड है मरीज कंप्लेन कर रहा है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पोजीशन सेंस। और लास्ट है मरीज कंप्लेन कर रहा है रैपिड पल्स रेट एंड हर्ट मर्मर। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरीज को पर्निशियस एनीमिया है,
कौन सी कॉमन फाइंडिंग पर्निशियस एनीमिया में देखने को मिलेगी? पर्निशियस एनीमिया वाले मरीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखने को मिलेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा। पर्निशियस एनीमिया के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है पर्निशियस एनीमिया। और पर्निशियस एनीमिया वाले मरीज में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं। पर्निशियस एनीमिया वाले मरीज में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं, लॉस हो जाता है कोऑर्डिनेशन का और पोजीशन ऑफ सेंस मरीज को नहीं रहता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, सी करेक्ट आंसर है। पर्निशियस एनीमिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है चेंजेस इन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन लाइक लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन और लॉस ऑफ पोजीशन का सेंस। तो ये पर्निशियस एनीमिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑप्शन ए, बी और डी जो दिए हुए हैं ये इनका संबंध पर्निशियस एनीमिया से नहीं रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The physician has ordered an injection of morphine for a client with post-operative pain. बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मॉर्फिन इंजेक्शन प्रेस्क्राइब कर दिया फिजिशियन ने, मरीज पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर है, ऑपरेशन के बाद का दर्द मरीज को हो रहा है और उसको मॉर्फिन नाम का एक इंजेक्शन ऑर्डर कर दिया फिजिशियन ने। इस इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करने से पहले क्या असेंशियल नर्सिंग असेसमेंट रहेगा? मतलब आप पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर मरीज को अगर मॉर्फिन इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो ये मॉर्फिन इंजेक्शन को लगाने से पहले क्या इंपॉर्टेंट असेसमेंट रहेगा मरीज का? हार्ट रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेशन चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे या ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। मॉर्फिन दवाई आप मरीज को दे रहे हैं, मॉर्फिन देने से पहले क्या चीज का असेसमेंट जरूरी है? हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। चार ऑप्शन है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। मॉर्फिन का इंजेक्शन देने से पहले, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए मॉर्फिन दे रहे हैं, देने से पहले क्या चीज असेस करेंगे? क्या चीज असेस करेंगे? हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। कौन सी चीज असेस करेंगे? हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर। सही आपने आंसर दिया है, वेरी गुड। रेस्पिरेशन, मॉर्फिन देने से पहले मरीज का रेस्पिरेशन असेस करना जरूरी है। हम सबको पता है कि मॉर्फिन जो है वो ओपियोइड एनाल्जेसिक है और किसी भी मरीज को जब आप ओपियोइड एनाल्जेसिक इंजेक्ट करते हैं तो ओपियोइड देने से पहले आपको रेस्पिरेशन असेस करना होता है। ओपियोइड एनाल्जेसिक जो होता है वो रेस्पिरेशन सेंटर को सप्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं और सीवियरली डिप्रेस कर देता है रेस्पिरेशन को। तो आपको मॉर्फिन लगाने से पहले क्या असेस करना है? रेस्पिरेशन। हार्ट रेट का असेसमेंट जो है वो मॉर्फिन से पहले करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। टेम्परेचर मॉर्फिन से अफेक्ट नहीं होता है और ब्लड प्रेशर जो है वो मॉर्फिन से संबंधित नहीं है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ज्यादातर पेन से संबंधित होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो हो रहा है, दर्द वाले मरीज में हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर असेस करना होता है, जो दोनों ही बढ़ जाते हैं जब मरीज को सीवियर पेन होता है। रेस्पिरेशन मॉर्फिन से पहले चेक करना होता है और टेम्परेचर का संबंध ना तो पेन से है ना मॉर्फिन से है ना। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, रेस्पिरेशन शुड बी असेस बिफोर गिविंग मॉर्फिन सल्फेट। रेस्पिरेशन डिप्रेशन का काम करता है, मॉर्फिन मेडिकेशन। तो करेक्ट आंसर है बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। तो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगों के साथ में 5 स्टार रेटिंग वाला एक ऐप आपको वहां पे दिखेगा। नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ये ऐप है, ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें। इंस्टॉल करने के अलावा ऐप को रेटिंग करिए और वहां पे अपना इंपॉर्टेंट सुझाव लिखिए। ये जो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है वहां पे आपको मिलने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, कुछ टेस्ट इंपॉर्टेंट जो इन फ्यूचर जो है आपको एक बेहतरीन भविष्य की तरफ लेके जाएंगे। तो एक तो ऐप को इंस्टॉल करना है आपको, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। और दूसरी इंफॉर्मेशन है कि आपको नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का न्यू ऑफलाइन बैच 2 डेज का फ्री डेमो क्लास है, 1 फरवरी और 2 फरवरी स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी से अप्रोच करिए। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए और एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाइए। रजिस्ट्रेशन ओपन है और 2 दिन का फ्री डेमो क्लास है, 1 और 2 फेब। टाइम नोट कर दीजिए और तुरंत प्रभाव से खुद को तैयार कर लीजिए नोबल टीम के संग जुड़ने के लिए, जिन्होंने आपको उस सुखद भविष्य तक ले जाने की कल्पना की है जहां पे नॉर्सेट 2021 में आप सफल हो पाए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसका अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हैं तो आप वास्तव में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करिए और नोबल टीम के रंग में रंग जाइए, ताकि आप एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सके। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।